Hello everyone, I am Shefali, your business studies teacher. I welcome you all in your business studies class. So today we are going to talk about organizational structure. So what is organizational structure? It is basically a specific pattern of relationships. एक पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप है किसके बीच में, जो पोस्ट आपने क्रिएट की थी जब आपने ऑर्गेनाइजेशन का काम किया, उस पोस्ट और उस पोस्ट पे काम करने वाले लोगों के बीच एक पैटर्न ऑफ रिलेशंस क्रिएट करना कि भाई इस पोस्ट पे लोग काम कर रहे हैं, उनके बीच क्या रिलेशन रहेगा, उसे आप बोलते हो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, रिलेशनशिप्स का एक ढांचा या एक पैटर्न जिसमें आप सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करोगे, चाहे वो मैनेजरियल हैं या फिर वो नॉन मैनेजरियल हैं, यानी लोअर अपर टॉप सारी जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो जिस भी पोस्ट पर परफॉर्म होगी, उन पोस्ट के बीच में आपस में रिलेशनशिप्स का पैटर्न बनाना। सिंपल बात है, ठीक है। तो रिलेशनशिप्स को बस एक स्ट्रक्चर के रूप में शो करना इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। देन एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आती है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो एक मैनेजर है वो अपने अंडर कितने लोगों को इफ़ेक्टिवली कंट्रोल कर सकता है, कितने सबॉर्डिनेट्स को कंट्रोल कर सकता है। तो जनरली मैनेजर जो है वो 5 to 6 पीपल या सबॉर्डिनेट्स को इफ़ेक्टिवली, मतलब अच्छे ढंग से कंट्रोल कर सकते हैं, उसे ही कहा जाता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो अब हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की मैंने बात की, तो अब ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है यानी एक डिज़ाइन है रिलेशनशिप्स का, पैटर्न है लोगों के बीच, तो क्या सारी ऑर्गेनाइजेशंस एक ही तरह का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉलो करेंगी? तो आंसर इज़ नो। साइज़ जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, आपके बिजनेस का कितना एरिया है, उसके हिसाब से ही आप अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का डिज़ाइन तैयार करोगे, उसके अकॉर्डिंग काम करोगे। मतलब जितनी बड़ी आपका बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग काम होगा। तो इसके डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। तो 2 मेन टाइप्स हैं जो आपके सिलेबस में हैं। तो उन 2 में से जो वन ऑफ द टाइप है दैट इज़ कॉल्ड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि फंक्शंस के बेस पे या एक्टिविटीज़ कह लो आप, फंक्शन के बेस पे, यानी जो भी फंक्शंस आपके यहाँ आपके बिजनेस में परफॉर्म होंगे या जो एक्शंस एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म करेंगे, उसके बेस पे एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेना रिलेशनशिप्स का। मतलब सेम एक्टिविटीज़ को ग्रुप करना और उसका एक डिपार्टमेंट बना दिया। तो इसी टाइप में हम सेम एक्टिविटीज़ को ग्रुप करते जाएंगे और उनका एक एक डिपार्टमेंट बनाते जाएंगे। तो इससे हमारा एक स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप तैयार हो जाएगा। अलग अलग डिपार्टमेंट क्रिएट हुए, उन्हीं डिपार्टमेंट्स के अंडर आप सब डिपार्टमेंट्स भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन सबको ग्रुप किया और उनका आपने बना दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फिर सेल, एडवर्टाइजिंग, इन सब से रिलेटेड एक्टिविटीज़ का आपने बना दिया मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो इस तरह से आपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्रिएट करे हैं। किस बेस पे?
फंक्शंस या एक्टिविटीज़ के बेस पर। तो इससे आपका एक देखो स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा जिसे आप कहोगे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो अब इसी का हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स हम कौन कौन से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दो, फिर आप कह सकते हो कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट, उसके अंदर एडवर्टाइजिंग, सेल्स और मार्केट रिसर्च का काम चले। देन जो आप अकाउंट्स मेंटेन करोगे और फाइनेंस अरेंज करोगे, उसके लिए आपने बना दिया फाइनेंस डिपार्टमेंट। उसके बाद आप कह सकते हो कि एम्प्लॉयज़ को आपने अपॉइंट करना है, तो उससे रिलेटेड आपने बना दिया पर्सोनल डिपार्टमेंट। तो इस टाइप में आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स आपने क्रिएट करे। आगे इनके नीचे सब डिपार्टमेंट भी आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे मार्केटिंग के नीचे आप बना दो सेल्स का, एडवर्टाइजमेंट का और उसके अलावा मार्केट की रिसर्च का। ओके, तो इस तरह से ये फंक्शंस के बेस पे आपने एक रिलेशनशिप्स का स्ट्रक्चर बनाया। इसे आप कह सकते हो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो यहाँ आपको बेनिफिट क्या होंगे और क्या इसकी लिमिटेशंस रहेंगी, उसकी हम बात करते हैं। देखो, पहला बेनिफिट कि क्लैरिटी है रिलेशनशिप्स की, कि कौन पर्सन किस डिपार्टमेंटल हेड के अंडर काम कर रहा है, कौन किसके रिगार्डिंग जवाबदेह है। भी आपको ये कंफ्यूज नहीं होना कि भाई मैं किसको रिपोर्ट करूं। आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो तो प्रोडक्शन मैनेजर से बात करो, मार्केटिंग वाले में हो तो मार्केटिंग के हेड से बात करो। इस तरह से आपको क्लैरिटी रहती है कि मुझे किसको रिपोर्ट देनी है। ठीक है, तो यहाँ पहला बेनिफिट आपके पास रहता है कि काम अलग अलग डिपार्टमेंटल्स हेड के पास है। जो जिस काम में अच्छा है वो उस तरह के डिपार्टमेंट में काम करेगा। तो पहला बेनिफिट स्पेशलाइजेशन आती है। आप अपने काम में एक्सपर्ट हो जाते हो, स्पेशलाइज्ड हो जाते हो। ये तो बिल्कुल क्लियर है ये चीज़ यहाँ से हमें। देन जो डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाले लोग हैं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उनको क्लैरिटी है कि हमें किसको रिपोर्ट देनी है, किससे ऑर्डर्स लेने हैं। तो इससे उन सब के बीच कोऑर्डिनेशन आता है कि एक डिपार्टमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन से काम किया जा सकता है, क्योंकि वो हेड अपने नीचे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को अच्छे से हैंडल कर सकता है। देन मैनेजरियल एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ होती है, क्योंकि देखो अगर काम में आप एक्सपर्ट हो जाओगे, स्पेशलाइज्ड हो जाओगे, तो मैनेजरियल एफिशिएंसी जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ेगी। जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, एक ही काम को बार बार करेंगे हम लोग, तो अपने आप आपकी योग्यता जो है वो अच्छी हो जाएगी। देन मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़। अब डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ का मतलब कि एक काम या एक एक्टिविटी 2 बार परफॉर्म हो रही है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, टाइम का भी वेस्टेज और कॉस्ट का भी। तो वो यहाँ नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि एक एक्टिविटी जो है वो उस डिपार्टमेंट में हो रही है। प्रोडक्शन वाले को रिसर्च की, एडवर्टाइजमेंट की चिंता की ज़रूरत नहीं है, वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट करेगा। तो उन्हें पता है कि हमने क्या टास्क परफॉर्म कर लिया, क्या हमें आगे करना है। तो ये आपस में कंफ्यूज नहीं होते हैं, क्योंकि सबके पास क्लियर है कि हमें हमारे काम को करना है। तो एक काम 2 बार परफॉर्म नहीं होता इससे। तो इस तरह से ये आपके बेनिफिट्स हैं इस डिपार्टमेंट, जो आपके फंक्शनल तरीके से काम को डिवाइड करने के। देन आपके पास नेक्स्ट बेनिफिट क्या है कि ट्रेनिंग को फैसिलिटेट करता है। यहाँ क्लैरिटी होती है कि आपको किस काम से रिलेटेड ट्रेनिंग देनी है
उसी मेन चीज़ पे फोकस किया जा सकता है कि किस लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल को इम्प्रूव करना है बाय द वे ऑफ ट्रेनिंग, तो वो ट्रेनिंग के रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। देन सारे फंक्शंस को जो है वो इक्वल वेटेज मिलती है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट के पास अपना काम है, वो उस पर फोकस कर रहे हैं। अब अगर ये सारे डिपार्टमेंट में मिक्स कर दूं तो हो सकता है कोई काम ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म हो और किसी काम में जो है वो ध्यान ही ना दे पाए उस पर। तो यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट होने से हर काम को आप इक्वल वेटेज दे सकते हो। तो ये आपके थे एडवांटेज या आप कह सकते हो फ़ायदे इस स्ट्रक्चर को फॉलो करने के। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस की, कि क्या क्या लिमिटेशंस हैं या क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इस तरह का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लगाने में। एक तो देखो कि आपका जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, मीन्स जो आपका मेन ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव था वो इग्नोर हो जाता है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट अपने अकॉर्डिंग लगाए कि भाई हमें हमारे डिपार्टमेंट को अच्छा बनाना है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मोस्ट गुड क्वालिटी, हाईएस्ट क्वालिटी की गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि मार्केट में मिडिल क्लास लोग हैं जो कम वैल्यू की गुड्स चाहते हैं। बट उन्हें क्या करना है, प्रोडक्शन वाला चाहता है कि नहीं बस मैं प्रोडक्शन अच्छा करूं, बट सेल नहीं हो पाएगी वो चीज़, वो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन का वो कहीं लॉस्ट हो जाता है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट अपने हिसाब से काम कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम आती है। देन जो डिपार्टमेंट्स के बीच की कोऑर्डिनेशन है, एक ही डिपार्टमेंट के अंडर तो अच्छे से काम हो रहा है, उनका मैनेजर या हेड अच्छे से डील कर रहा है अपने स्टाफ के साथ, बट जो ये इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन है ये नहीं बैठ पाता, क्योंकि हर डिपार्टमेंट अपने हिसाब से अपनी दिशा की तरफ चल रहा है, उन्हें अपना काम अच्छा करना है। सो यहाँ ये चीज़ में प्रॉब्लम आती है कि वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाएं। देन कॉन्फ्लिक्ट रहता है इंटरेस्ट का, मीन्स कि हर डिपार्टमेंट चाहता है कि ऑर्गेनाइजेशन हमारे डिपार्टमेंट को ज़्यादा फंड्स दे ताकि हमारा डिपार्टमेंट आगे बढ़े। तो ये झगड़ा या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है इस चीज़ से। सो इससे ओवरऑल या कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो पाता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि जब क्लैशेस आ जाएंगे डिपार्टमेंट्स के बीच तो ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो उसमें इंटरप्शन आता है। सो यहीं बेसिकली आप यही कह सकते हो कि आपको इस प्रॉब्लम को अच्छे से डील करना होगा कि डिपार्टमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे को भी सपोर्ट करें, मिलजुल के चलें, ताकि ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल डेवलप कर पाए। तो ये सुटेबल कहाँ होता है ऐसा स्ट्रक्चर, जहाँ बड़े लेवल पे बड़े साइज पे काम होता हो, बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हो वहाँ ऐसे आप अलग अलग डिपार्टमेंट बना सकते हो। मीडियम साइज़ या स्मॉल साइज़ वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ ऐसे हम अलग अलग डिपार्टमेंट बना करके काम करेंगे तो कॉस्ट आपकी जो है वो हो सकता है हाई आए। तो बेसिकली इट इज़ सुटेबल वेयर जहाँ लार्ज साइज़ में काम आपका जो है वो बिगर लेवल पे एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हों, या फिर जहाँ पर आपके पास जो है एक ही प्रोडक्ट जो है वो बेचा जा रहा है तो उसके आपने डिपार्टमेंट बना दिए अलग अलग। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।